हाँ, गुड आफ्टरनून क्लास। वेलकम टू एजलाइट ऑनलाइन क्लासेस। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पोस्ट मौर्यन इरा। ठीक है, मतलब मौर्यन जब खत्म होते हैं इंडिया के अंदर, शोक जो खत्म होता है, शोक का जो राजशाही थी, राजपाट खत्म होता है, उसके बाद उसका जो लास्ट राजा था बृहद्रथ, उसको मारने के बाद जो पुष्यमित्र शुंग थे, उन्होंने क्या किया, एक नई डायनेस्टी की स्थापना की जिसका नाम था शुंग वंश, है ना। शुंग डायनेस्टी की स्टैब्लिशमेंट की किसने? पुष्यमित्र शुंग ने। तो वहीं से क्या हुआ, इंडिया के अंदर पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन हुआ। क्या हुआ? पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन। पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन हुआ और इंडिया जो थी बेसिकली तीन हिस्सों में डिवाइड होगी। इंडिया के अंदर तीन रूल मिले, तीन नए नए रूलर डायनेस्टी स्टैब्लिश हुई। एक थे फॉरेन रूलर, सेकंड वन इज द नेटिव रूलर और डोमेस्टिक या इंडियन रूलर्स, एंड द लास्ट वन इज द जो तीसरी है दैट इज संगम एज। ठीक है, इसे हम तमिल लिटरेचर के नाम से भी याद रखते हैं। किससे? तमिल लिटरेचर। क्योंकि तमिल में क्या क्या हो रहा था उसके बारे में सबसे पहला यही लिटरेचर हमें बताता है। इससे पहले कि तमिल की जो हमारी हिस्ट्री थी वो हमें पता नहीं है, हम इसे मेगालिथिक एज के अंदर कन्वर्ट करते हैं और तो इस तरीके से रहता है। ठीक है, तो जो पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन के अंदर जो पूरे का पूरा इंडिया था वो तीन हिस्सों में टूटा और इन तीन हिस्सों के अंदर थे फॉरेन रूलर्स, जिसके अंदर आपके मैंने बताया था कि चार इंपॉर्टेंट रूलर्स आए थे। वन इज द इंडो ग्रीक, सेकंड वन इज द, ठीक है, कौन कौन से थे? इंडो ग्रीक। ठीक है, सेकंड वन इज द साका, थर्ड वन है जिसे साकेतियन भी कहा जाता है, साका या साकेतियंस। थर्ड वन इज द पार्थियंस भी कहा जाता है इन्हें, और लास्ट वन इज द कुशान। ठीक है, कुशान्स। ठीक है, सेकंड आपका कौन सा है? दैट इज नेटिव के अंदर आपके जो तीन मेन रूलर्स थे जिनके बारे में क्वेश्चन पुट होता है। वन इज द शुंग, सेकंड वन इज द कणव, थर्ड वन इज द सातवाहन। और संगम एज के अंदर तीन साउथ के रूलर जो आते हैं, वन इज द चोला, सेकंड वन इज द पांड्यास एंड थर्ड वन इज द चेर। ठीक है, सेकंड वन थर्ड वन कौन से? चेर। तो इस तरीके से आपका जो इंडिया था वो डिवाइड होता तीन हिस्सों में। ठीक है, तीन हिस्सों की मैं बात करूंगा कि सपोज करो ये आपका इंडिया, उस दिन मैंने बात की थी कि आपका इंडिया है। ठीक है, इसके जो इस पार्ट के ऊपर थे, ये वाला जो पार्शन था, यहाँ मथुरा तक बात करेंगे बेसिकली, कहां तक? इंडिया का जो मथुरा वाला हिस्सा था, इस हिस्से तक जो थे वो आपके थे फॉरेन रूलर्स, जिसके अंदर आपके कुशान, पार्थियन, साकाज और इंडो ग्रीक की बात होगी। इस वाले एरिया पे थे आपके कौन से थे? शुंग एंड कणव, और साथ में यहाँ पे थे आपके सातवाहन। यहाँ पे कौन से थे? सातवाहन। ठीक है, इस वाले एरिया पे जो थे यहाँ पे था संगम एज, जिसे बोलते हैं हम मतलब चेरा, चोला एंड पांड्यास। ठीक है, यहाँ पे तीन डायनेस्टी हुआ करती थी, चोला, पांड्या एंड चेरास। तो ये आपकी संगम एज तमिल लिटरेचर था तमिलनाडु के पास। ठीक है, सातवाहन को एक और नाम से जाना जाता है जिसका नाम था आंध्रास। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली हुआ क्या, जो इंडिया वो आपके चार मेन, यहाँ पे एक छोटी सी डायनेस्टी और भी थी, छोटी सी, जिसका नाम थी शेड्डी डायनेस्टी, जिसका खारवेला, कलिंग वाला एरिया, उड़ीसा। ये कौन सा एरिया है? उड़ीसा वाला, खारवेला वाला एरिया है। तो खारवेला जो था वो राजा हुआ करता था शेड्डी डायनेस्टी का, उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो बेसिकली क्या था कि ये चार उसमें डिवाइड हुआ हमारा इंडिया मौर्यन के बाद। ठीक है, मतलब यहाँ पे आपके इंडो ग्रीक्स आ गए, मतलब आपके फॉरेन आ गए, यहाँ पे नेटिव आपके ये वाले नेटिव थे सारे, और नीचे संगम एज के अंदर। संगम एज बेसिकली जहाँ पे तमिल लिटरेचर लिखा गया, तमिल के बारे में लिखा गया, और सारे का सारा जो लिटरेचर थे यहाँ पे तीन सबमिट हुई है, मैं बात करूंगा उनके ऊपर। 3 सबमिट्स हुई है और तीनों सबमिट पांड्यास ने करवाई है। यहाँ पे किसने करवाई है? वो सारी की सारी सबमिट पांड्यास, मदुरई के अंदर। ठीक है, तो आज हम बारी बात करेंगे इन सभी के ऊपर, कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है इनके ऊपर। तो ये सारे का सारा था इंट्रोडक्शन ऑफ आज की जो हिस्ट्री थी, उसके ऊपर ये सब चीजें थी कि पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन होती है, और पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन के ऊपर और इंडिया वो छोटे छोटे राजा शासशाहियों में डिवाइड हो जाता है। नॉर्थ का पार्ट इंडो ग्रीक ले जाते हैं या फॉरेन वाले ले जाते हैं, सेंटर वाला जो रहता है वो शुंग और कण्व आ जाते हैं। ये जो मिडिल इंडिया का जो नीचे वाला था वहाँ सातवांश होते हैं, आंध्रा के आसपास, महाराष्ट्र के आसपास,
और नीचे जो तमिल वाला था वहां पे कौन चले जाते हैं आपके, वहां पे आपकी जो संगम लिटरेचर के हमें तमिल लिटरेचर से पता लगता है, यहाँ पे चोल, पांड्या जो चेराज जो थे वो काम होते थे। ठीक है, तो इसके साथ ही आपका ये सारी की सारी हम बात करते हैं। अब बारी बारी बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे अपने नेटिव राजाओं से। किनसे बात करेंगे? नेटिव राजाओं से बात करेंगे, क्योंकि जब अशोक को खत्म हुआ, जब अशोक खत्म हुआ तो अशोक का मतलब राजशाही मौर्यन डायनेस्टी खत्म हुई, इसका जो लास्ट राजा बृहद्रथ था उसको खत्म करके शुंग आया। तो शुंग डायनेस्टी से हम स्टार्ट करेंगे आज का अपना लेक्चर की शुंग डायनेस्टी, जो आपको इन डायनेस्टी के अंदर याद रखने वाली जो इंपोर्टेंट चीजें उसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, आई होप सभी ने इसको देख लिया होगा। ठीक है, अब हुआ क्या, सबसे पहले हम बात करते हैं शुंग डायनेस्टी। शुंगा, ठीक है, शुंगा डायनेस्टी की अगर मैं बात करूं तो शुंगा डायनेस्टी की कंटेम्परेरी पूछा जाता है कौन कौन सी डायनेस्टी थी। तो शुंगा डायनेस्टी जो थी इसकी कंटेम्परेरी जो थी, ऊपर इंडो ग्रीक थे, नॉर्थ के तरफ कौन से थे, नॉर्थ पार्ट में इंडो ग्रीक थे, और साउथ पार्ट में कौन से थे इनके, दैट इज नोन एज द सातवाहन। सातवाहन थे, मतलब उस टाइम सातवाहन थे। बाद में फिर इनका जो राजपाट है वो सातवाहन ही ले लेते हैं कण्व डायनेस्टी को खत्म करने के बाद। ठीक है, तो सातवाहन भी हुआ करते थे। तो ऑटोमेटिकली कौन से थे इसके कंटेम्परेरी मतलब सेम एज के अंदर कौन कौन से, दैट इज इंडो ग्रीक और सातवाहन। ठीक है, अब बात करते हैं शुंग डायनेस्टी की, सॉरी शुंगा डायनेस्टी के ऊपर। तो इसकी जो स्थापना थी वो की थी आपकी एस्टेब्लिश्ड बाय पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग, इसकी स्थापना किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने की थी। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग ने की थी, किसको मारकर? अशोकन जो राजा था, मतलब मौर्य राजा का लास्ट रिंग जिसका नाम था बृहद्रथ। बृहद्रथ का ये बेसिकली क्या था, जो पुष्यमित्र शुंग था ये गवर्नर हुआ करता था उज्जैन का, गवर्नर ऑफ उज्जैन। ठीक है, तो राजा बनने से पहले मौर्य डायनेस्टी के अंदर क्या हुआ करता था, गवर्नर हुआ करता था उज्जैन का। और उसके बाद उसने शुंग किसके, बृहद्रथ की हत्या की थी। बृहद्रथ की हत्या करने के पीछे बहुत सारे कारण बताए जाते हैं। एक तो कहा जाता है कि उसने बुद्धिज्म को कर लिया था, उधर से जो आपके फॉरेन पावर थी उन्होंने इन्वेड करना शुरू कर दिया था। तो इन सब चीजों को देखते हुए वो कमजोर राजा था, इसलिए उसने इसको मार दिया था। वो सारे कारण आते हैं सामने। ठीक है, तो पुष्यमित्र शुंग ने किसको मारा? बृहद्रथ को मारा। बृहद्रथ को मारने के बाद उसने शुंगा डायनेस्टी की, और उसने वो कहाँ का गवर्नर था? उज्जैन का था। और जब वो राजा बना, जब पुष्यमित्र राजा बना, तो बेसिकली यहाँ से फिर उसने हिंदुइज्म को प्रमोट करना शुरू किया, ब्राह्मणिज्म को प्रमोट करना शुरू किया। ये ब्राह्मणिज्म को या वेदों की तरफ उसने काम करना शुरू किया। और उसने फिर वो पुरानी परंपरा द्वारा से शुरू की, जिसका मतलब था अश्वमेध यज्ञ। क्या करना शुरू किया? अश्व मेगा यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ किए। कितने अश्वमेध यज्ञ किए? तो क्वेश्चन राइज होता पेपर के अंदर कि जो ये अश्वमेध यज्ञ था वो किसने शुरू किए थे? तो वो बेसिकली किसने शुरू किए थे? शुंगा डायनेस्टी के अंदर पुष्यमित्र शुंग ने किए। 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे अंडर ऋषि पतंजलि, अंडर ऋषि पतंजलि। पतंजलि, ये पतंजलि योग वाले नहीं है, बेसिकली याद रखना है, ये पतंजलि योग वाले पतंजलि नहीं है। बेसिकली उसके टाइम एक ऋषि हुआ करता जिसका नाम था पतंजलि। तो उस पतंजलि ऋषि ने अश्वमेध यज्ञ करवाए थे, किससे? पुष्यमित्र शुंग से। ठीक है, तो उसकी अश्वमेध यज्ञ का मतलब होता है सैक्रिफाइसेस ऑफ अश्व। मतलब जब एक अश्व को छोड़ दिया जाता था घूमने के बाद, जब वो पूरी परिक्रमा करके वापस आ जाता था, फिर उसकी सैक्रिफाइस किया जाता था। ठीक है, या फिर जो उसको रोकता था उसके साथ लड़ाई की जाती थी। आप रामायण देखते होंगे, रामायण के अंदर आपने देखा होगा कि राम ने भी अश्वमेध यज्ञ कराया था। बाद में जो लवकुश के साथ उनकी फाइट होती है, रामायण के अंदर आपने देखा होगा। तो इन्होंने था अश्वमेध यज्ञ कि अश्व को छोड़ा जाता था, सैक्रिफाइसेस की जाती थी अश्व की। तो इसने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। किसने? पुष्यमित्र शुंग ने। ठीक है, और इसकी जो पुष्यमित्र शुंग था, इसके बारे में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो याद रखने वाली है, जो पूछा जाता है क्वेश्चन के अंदर, इसने इंडो ग्रीक को इंडिया में आने से, मतलब सेंट्रल इंडिया तक पहुंचने से रोका था। इसने इंडो ग्रीक, किसको रोका था? इंडो ग्रीक, क्योंकि इंडो ग्रीक क्या थे? टेम्परेरी थे। तो इंडो ग्रीक राजा था जिसका नाम था डमटेरियस।
डेमेट्रियस, ठीक है, डेमेट्रियस राजा था उसका, ठीक है, उसको क्या किया था, उसको डिफीट किया था इसने, इसको इंडोग्रीक राजा को कर दिया था डिफीट कर दिया था किसको, शुंग डायनेस्टी ने। इंडोग्रीक राजा था डेमेट्रियस जो राजा था, डेमेट्रियस बहुत था जिसने इंडोग्रीक की स्थापना की थी इंडिया के अंदर। डेमेट्रियस कौन था, इंडोग्रीक किंग, इंडोग्रीक राजा था जिसने एस्टेब्लिश किया था इंडोग्रीक डायनेस्टी को इंडिया के अंदर, ठीक है। तो इसको किसने हराया था, वो पुष्यमित्र शुंग ने हराया था। इसके लिए इसको जाना जाता है, किसने इसको हराया था, डिफीट किया था, और इसको मेरठ से आने तक पहुंचने से पहले इसको हरा दिया था, ठीक है। मेरठ तक पहुंच गया, वैसे इनका जो राजकाज था वो मेरठ तक पहुंच गया था, ठीक है। तो इस तरीके से पुष्यमित्र शुंग को चीजों के लिए जाना जाता है। एक तो बृहद्रथ को किया, मतलब डेथ की, दूसरा गवर्नर ऑफ वेजान था अश्वमेध यज्ञ करवाया, तीसरा डेमेट्रियस जो राजा था उसको हराया इंडोग्रीक। तीसरे इसके आगे आर्किटेक्चर की मैं बात करूँ, इससे बहुत फेमस है। बेसिक तो कहा जाता है कि जो पुष्यमित्र शुंग था, उसने क्या किया था, वो एक हिंदू राजा था और उसने बहुत सारे बौद्ध के जो मॉन्यूमेंट थे उनको गिरवाया था, उनको खत्म किया था। लेकिन उसके अलावा उसने कुछ चीजें बनवाई भी थी। एक तो आपने जो सांची स्तूप सुना है, सांची स्तूपा जो अशोक ने बनाया था, ठीक है। सांची स्तूपा की जो रेलिंग है, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के लिए, रेलिंग ऑफ सांची स्तूपा, ठीक है। रेलिंग ऑफ सांची स्तूपा किसने बनाई थी, द रेलिंग ऑफ सांची स्तूपा इज बिल्ट बाय पुष्यमित्र शुंग। किसने बनाई थी, पुष्यमित्र शुंग ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के लिए। सांची स्तूप किसने बनाया, अशोक ने बनाया है, लेकिन उसके ऊपर जो रेलिंग थी, देखना उसको सांची स्तूप के आसपास एक रेलिंग बनी है, वो किसने बनाई थी, वो बनाई थी आपकी पुष्यमित्र शुंग ने। और दूसरा एक और स्तूप बनाया जिसका नाम है बार हेतु स्तूप, बार हेतु स्तूपा, बार हेतु स्तूपा मतलब ये बुद्ध का स्तूप ने बताया, बुद्ध का स्थान। तो बार हेतु स्तूपा भी किसने बनाया है, पुष्यमित्र शुंग ने बनाया है, ठीक है, पुष्यमित्र शुंग ने। तो इसको शुंग डायनेस्टी को याद रखना इन चीजों के लिए, दो चीजों के लिए तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि सांची स्तूप की रेलिंग किसने बनाई थी। तो सांची स्तूप की जो रेलिंग थी दैट इज बिल्ट बाय पुष्यमित्र शुंग, एंड द सेकंड वन द बार हेतु स्तूपा। तो बार हेतु स्तूप किसने बनाया था, इसके अवशेष खत्म हो चुके हैं, अभी खत्म हो चुका है, ये गिर गया था, टूट गया था। तो बार हेतु स्तूप भी किसने बनाया है, दैट इज आल्सो बिल्ट बाय पुष्यमित्र शुंग, ठीक है। तो शुंग के बारे में चीजें आपको पता होनी चाहिए। शुंग का जो सेकंड राजा था उसका नाम था अग्निमित्र। उसका क्या नाम था, अग्निमित्र। सेकंड किंग ऑफ जो शुंग डायनेस्टी था, सेकंड किंग ऑफ शुंग डायनेस्टी दैट इज नोन एज द अग्निमित्र। उसका नाम क्या था, अग्निमित्र। ये बहुत इंपॉर्टेंट राजा तो इंपॉर्टेंट क्या है, इसके ऊपर बुक लिखी हुई है जिसका नाम है मालविका अग्निमित्र। इसके ऊपर एक बुक है जिसका नाम है मालविका अग्निमित्र, ठीक है, जिसका नाम क्या है, अग्निमित्र। इसका बुक का नाम, बुक का ये बेसिकली क्या है, ये बुक मालविका अग्निमित्र बेसिकली लव स्टोरी ऑफ अग्निमित्र एंड मालविका। मालविका एक लड़की और उसकी अग्निमित्र जो था, उसकी दोनों की लव स्टोरी है। दैट इज रिटन बाय कालिदास। किसने लिखी है वो, अब मालविका अग्निमित्र जो बुक है वो किसने लिखी है, कालिदास ने लिखी है। ये आपके गुप्ता डायनेस्टी के टाइम हुआ करता था, गुप्ता डायनेस्टी जो 300 AD के बाद आती है ना, तो गुप्ता डायनेस्टी के टाइम में लिखी गई है। तो इसको याद रखना थोड़ा सा, ये बुक का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मालविका अग्निमित्र किसने लिखी है बुक, दैट बुक रिटन बाय कालिदास। वो कालिदास किसके कंटेम्परेरी थे, कौन राज था डायनेस्टी, किस डायनेस्टी के अंदर थे, दैट इज नोन एज द गुप्ता डायनेस्टी, ठीक है। तो मालविका अग्निमित्र ये बेसिकली बड़ा लिबरल किंग माना जाता है उसका शुंग डायनेस्टी का, ठीक है, अग्निमित्र शुंग। तो इसके बारे में तो सिर्फ ये है जो बुक है जिसको आपको याद रखना है। बुक का नाम है मालविका अग्निमित्र। बुक किसने लिखी है, कालिदास, गुप्ता डायनेस्टी के अंदर, ठीक है। तो अग्निमित्र जो है वो बुक, अगर इसके ऊपर जो बुक लिखी गई है कालिदास के द्वारा। तीसरा इंपॉर्टेंट राजा है जिसके ऊपर जो क्वेश्चन आता है उसका नाम है आपका बासुमित्रा। क्या नाम है आपका, बासुमित्रा शुंग, ठीक है। बासुमित्रा शुंग
ये बेसिकली क्या है कि ये इसलिए जाना जाता है क्योंकि मैंने बताया ना कि शुंग डायनेस्टी किसके कंटेम्प्रेरी थी, इंडो ग्रीक। तो बेसिकली इंडो ग्रीक को रोकने के लिए इस राजा का भी नाम आता है। इसने मेनेंडर, इंडो ग्रीक जो राजा था, इंडो ग्रीक किंग, इसका नाम था मेनेंडर, मेनेंडर या मिलिंद भी कहा जाता है, जिसको क्या कहा जाता है, मिलिंद। मेलेंडर या मिलिंद जो था इंडो ग्रीक राजा था, इसको डिफीट किया था। ठीक है, इसको क्या किया था, डिफीट किया था। किसने, वासुमित्र शुंग ने किसको डिफीट किया था, इंडो ग्रीक राजा मेनेंडर या मिलिंद को। मिलिंद के बारे में शायद आपको मैंने बुद्धिज्म के ऊपर बताया था, जब मैं बुद्धिज्म करा रहा था तो मैंने उस टाइम बताया था। नागसेन जो राजा था, उसके किसका नाम है, नागसेन। मिलिंद पानु एक बुक का लिखी, उसके अंदर इस राजा का होता है। ठीक है, तो हम बात करेंगे, जब इसके ऊपर बात करेंगे। तो इंडो किसको हराया था, मिलिंदर को हराया था। मिलिंद को हराया था किसने, वासुमित्र शुंग ने। तो इसलिए इसको याद रखा जाता है, किसने हराया था, कि इसके इंडो ग्रीक राजा मिलिंदर को हराया। मिलिंदर वही राजा जिसने बाद में बुद्धिज्म को अपनाया था। ठीक है, और उसको बुद्धिज्म को अपनाने के लिए नागसेन, याद रखना, नागसेन जो पर्सन था उसने हराया था, मतलब उसने उसको बुद्ध के लिए प्रेरित किया था। और जो डायलॉग है किसकी, मिलिंदर और नागसेन के जो डायलॉग्स हुए हैं, उनके ऊपर एक बुक भी लिखी है जिसका नाम है क्या नाम है बुक का, मिलिंद पानु। मिलिंद पानु। तो जो मिलिंद पानु बुक है वो बेसिकली किसने लिखी है, नागसेन ने। डायलॉग आपके मिलिंद, तो उसमें इसने हराया था। ठीक है, उसके बाद जो चौथा राजा जो शुंग डायनेस्टी का आपको याद रखना है। ठीक है, तो चौथा जो राजा शुंग डायनेस्टी का, ठीक है, उसका नाम था भागवत। भागवती शुंग। ठीक है, भागवती शुंग, भागवती शुंगा। तो भागवती शुंग जो था वो इस राजा को याद रखा जाता है। क्यों याद रखा जाता है इस राजा को, क्योंकि इस राजा के काल में एक सीरियन एम्बेसडर आया था। सीरियन एम्बेसडर, सीरियन एम्बेसडर आया था इनके कोर्ट में। ठीक है, ठीक है, सीरियन एम्बेसडर आया था इसके कोर्ट में, जिसका नाम था हीलियोडोरस। हीलियोडोरस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सीरियन एम्बेसडर आया था उसके कोर्ट में, और उस कोर्ट का नाम था, उस एम्बेसडर का नाम था हीलियोडोरस। क्या नाम था इसका, हीलियोडोरस। ठीक है, हीलियोडोरस वो था जिसने वैष्णव को अडॉप्ट किया था। किसने क्या चीज अडॉप्ट कर ली थी, वैष्णव। वैष्णव जो हमारा धर्म होता है उसको, रिलीजन को क्या किया था, सीरियन एम्बेसडर था जिसका नाम था हीलियोडोरस, जिसने वैष्णव धर्म जो हमारा हिंदू धर्म था उसको अपनाया था। और उसने एक स्तंभ, कहाँ पे इसके बारे में पता लगता है, उसने एक स्तंभ बनाया था। स्तंभ समझते हो, जो एल्डिक्स होते हैं, पिलर, एक पिलर की स्थापना की थी, पिलर बनाया था, स्तंभ बनाया था, जिसका नाम था गरुड़ स्तंभ। क्या नाम था इसका, गरुड़ स्तंभ। तो गरुड़ स्तंभ की जो स्थापना की थी वो किसने की थी, हीलियोडोरस। हीलियोडोरस कौन था, एक सीरियन एम्बेसडर था जो किसके कोर्ट में आया था, भागवती शुंग के उसमें कोर्ट में आया था। उसके बाद उसने वैष्णव धर्म को अपनाया, और उस वैष्णव धर्म को अपनाने के बाद उसने एक पिलर की स्थापना की थी जिसका नाम था गरुड़ स्तंभ। ठीक है, तो गरुड़ स्तंभ की जो स्थापना थी वो किसके कार्यकाल में हुई है। ठीक है, याद रखना कहाँ पे ये गरुड़ स्तंभ, मैं बता दूं आपको, आप ढूंढना एक बार। ठीक है, आपके लिए घर के लिए काम है कि इसको ढूंढना कि ये गरुड़ स्तंभ जो है वो कहाँ पे है। आप कमेंट कर सकते हैं इसके ऊपर, कमेंट बॉक्स के ऊपर कमेंट कर दीजिए, बाकी मैं बाद में फिर जब मैं लास्ट सेशन के बाद बताऊंगा तो उसमें बता दूंगा कहाँ पे। ठीक है, गरुड़ स्तंभ कहाँ पे, आपके लिए क्वेश्चन है ये। गरुड़ स्तंभ किसकी स्थापना की थी, किसने, हीलियोडोरस ने। तो इसके बारे में इसका पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद जो लास्ट राजा था इसका, जिसके ऊपर क्वेश्चन मैक्सिमम जनरल क्वेश्चन पुट होता है, ठीक है, उसका नाम था, इसका जो लास्ट राजा था उसका नाम था देवभूति। देवभूति जो राजा था, दिस लास्ट रूलर ऑफ शुंग डायनेस्टी। बहुत सारे राजा हुए हैं, लेकिन ये मेन थे जिनके बारे में कुछ हुआ उसके ऊपर हम बात करते हैं, ज्यादा डीप में हम जाते नहीं।
देवभूति कौन था? लास्ट रूलर ऑफ शुंग डायनेस्टी, और इसकी हत्या कर दी, मर्डर्ड बाय, ठीक है, मर्डर्ड बाय मंत्री, ये जो उसका मंत्री था उसके द्वारा जिसकी डेथ कर दी जाती है, ठीक है, किसकी द्वारा? इसकी मर्डर किया था, जिसका नाम था वासुदेव देवा कनव, ठीक है। तो वासुदेव जो कनव था, इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो आता है पेपर के अंदर, ठीक है। तो देवभूति जो था वो लास्ट रूलर था किसका? शुंग डायनेस्टी का। उसकी हत्या, मर्डर किया जाता है उसका जो सेनापति था, मतलब उसका मंत्री था, उसके द्वारा, जिसका नाम था वासुदेव कणव। और कणव जो था ये फिर एक नई डायनेस्टी की शुरुआत करता है जिसका नाम है कणव डायनेस्टी। कणव, ठीक है। तो वो किसकी स्थापना करता है? वो स्थापना करता है आपकी कणव डायनेस्टी की, ठीक है। तो शुंग जो डायनेस्टी थी, ठीक है, उसका अंत होता है और एक नई डायनेस्टी, एक नए राजपाट की शुरुआत होती है जिसका नाम है कणव डायनेस्टी। इसका क्या नाम है? कणव डायनेस्टी, ठीक है क्लास। तो ये था आपका सारा का सारा शुंग डायनेस्टी के ऊपर। शुंग के बाद जो दूसरी डायनेस्टी आती है उसका डायनेस्टी का नाम है कण्व डायनेस्टी। कण्व के बारे में कुछ खास है नहीं है ज्यादा पढ़ने वाला आपको, ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ चीजें, मतलब इसका लास्ट और फर्स्ट रूलर तो आपको पता ही होना चाहिए। ठीक है, कौन सी डायनेस्टी की बात करते हैं? कण्व। कण्व डायनेस्टी की अगर मैं बात करूं तो कण्व जो डायनेस्टी थी वो किसके द्वारा स्टैब्लिश की जाती है? उसका नाम था वासुदेव देवा कण्व, ठीक है। तो वासुदेव कण्व जो था, इसका जो लेखा हमें ऋग्वेद में मिलता है, जो मंडल लिखे हैं, जो 10 मंडल हैं उसके ऋग्वेद के अंदर, उसमें एक बुक के अंदर इसका मिलता है कि कण्व ऋषि जो थे वो बेसिकली कण्व ऋषि से भी आप इसे याद रख सकते हैं, ऋषि कण्व के रूप में भी याद रख सकते हैं आप इसको, कि वो बेसिकली वहां से माना जाता है कि यही वही ऋषि कण्व थे जिन्होंने कण्व डायनेस्टी की स्थापना की थी, ठीक है, वासुदेव कण्व। इसके कार्यकाल में कुछ चीजें इंपॉर्टेंट थी नहीं, लेकिन हाँ फिर भी जो याद रखने वाली थी, इसका जो लास्ट रूलर था, पूछा जाता है लास्ट रूलर, वो थे आपके सुशर्मन। कौन थे आपके? सुशर्मन। सुशर्मन इज द लास्ट रूलर ऑफ किस डायनेस्टी? कण्व डायनेस्टी के जो लास्ट रूलर थे वो थे आपके सुशर्मन, ठीक है, जिनके ऊपर जो है वो क्वेश्चन आता है। फिर क्या होता है कि ये जो मगध वाली डायनेस्टी थी, मगध, इन दोनों डायनेस्टी को खत्म होने के बाद जो मगधा डायनेस्टी थी अप्रोक्सीमेटली लुप्त हो जाती है, खत्म ही हो जाती है, क्योंकि ये जो मगधा डायनेस्टी थी ये भी किसके साथ मिल जाती है? ये बाद में जो सातवाहन होते हैं, सॉरी क्लास डिस्टर्बेंस के लिए, ठीक है। तो जो लास्ट रूलर था, क्या होता है कि जो मगध एम्पायर था वो भी सातवाहन या जो आंध्राज होते हैं इनके कब्जे के अंदर चला जाता है, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है? ये लुप्त सा हो जाता है। मगध जो डायनेस्टी थी अप्रोक्सीमेटली 72 बीसी से 27 बीसी के बाद, 27 बीसी में लास्ट रूलर रहता है इसका कण्व का। तो उसकी डेथ के बाद क्या होता है कि ये मगध एम्पायर था पूरे का पूरा उसमें चला जाता है, मतलब किसके कब्जे में चला जाता है? सारे का सारा जो सातवाहन के पास चला जाता है, वो पूरे का पूरा जो रूल होता है वो किसका होना शुरू हो जाता है? यहाँ पे सातवाहन रूल करना शुरू कर देते हैं, और जो जो मगध डायनेस्टी थी अप्रोक्सीमेटली लुप्त हो जाती है, ठीक है। तो सातवाहन जो थे वो रूल करते हैं, और मगध डायनेस्टी जो द्वारा से न्यूज में आती है, वैसे कन्नौज वाला एरिया द्वारा से न्यूज आता है वो 300 एडी के बाद, 300 एडी के बाद ये बेसिकली बाद में जब आता है वो हमारे पास, जब गुप्ता डायनेस्टी शुरू होती है तो द्वारा से वह फिर रिवाइव होता है, द्वारा से इसके ऊपर स्थापना होती है, तो गुप्ता के टाइम ये द्वारा से रिवाइव होता है। उससे पहले अप्रोक्सीमेटली 27 बीसी के बाद अप्रोक्सीमेटली लुप्त हो जाता है, और इसके ऊपर कुछ खास हमें मिलता नहीं है।
ठीक है, ठीक है, कोई खास राजा को थी नहीं, क्योंकि सातवाहन क्या करते हैं, वो कब्जा कर लेते हैं इस वाले सारे एरिया, क्योंकि मगध वाला एरिया जो गुजरात वेस्ट बंगाल वाला एरिया था, वो सारे के सारे जो एरिया था उसको कवर कर लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप गई, जो मगध वाला था वो यहाँ पे खत्म होता है, फिर आगे कब खत्म हो जाता है, अप्रोक्सीमेटली 27 BC, 27 BC के अंदर ये जो मगध वाला एरिया था वो कब का कंप्लीट हो जाता है, खत्म हो जाता है मगध वाला एरिया। और इस मगध वाले एरिया के बाद फिर यहाँ पे सातवाहन आ जाते हैं, और सातवाहन जो है पूरे का पूरा कौन सा बिहार से लेकर नीचे आंध्रा तक ये पूरे का पूरा किसके पास चला जाता है, सातवाहन के ऊपर चला जाता है। ठीक है, तो हम बात करेंगे जो नेक्स्ट रूलर थे, इंपोर्टेंट रूलर, जिसका नाम था सातवाहन डायनेस्टीज। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे जो नेक्स्ट डायनेस्टी जिसका नाम शुरू होता है सातवाहन, सातवाहंस, और जिसे हम आंध्राज के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, आंध्राज के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो जो सातवाहन डायनेस्टी थी, ठीक है, उसकी जो स्टैब्लिश की थी वो सिमुका के द्वारा किया गया था। सिमुका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि पेपर जनरल पेपरों के अंदर दो ही चीजें इंपॉर्टेंट पे पूछी जाती है, एक पहला राजा कौन था जिसने स्टैब्लिश किया था, और जो दूसरा राजा कौन था जिसकी डेथ हुई थी। थोड़ा उससे ऊपर बात करें तो पूछ लिया जाता है जो फेमस राजा उसके कुछ काम जो उसने किए थे, या चौथा जो पूछा जाता है वो आर्किटेक्चर की बात होती है। ठीक है, तो जो सातवाहन थे ये बहुत इंपॉर्टेंट राजा रूलर हुआ करते थे। रूलर इसलिए इंपॉर्टेंट हुआ करते थे क्योंकि एक तो उन्होंने साका, क्योंकि इसके टाइम में जो थे, इसके टाइम में कौन कौन लोग जो थे कंटेम्प्रेरी थे इसके, एक इसके टाइम में साकाज कंटेम्प्रेरी थे। ठीक है, दूसरे कुशाण ऊपर कंटेम्प्रेरी थे इनके टाइम में, कुशाण और साकाज कंटेम्प्रेरी थे। ठीक है, और तीसरा जो था जो छेडी खारवेला वाला जो वो उसके कंटेम्प्रेरी हुआ करते थे। ठीक है, तो लड़ाइयाँ होंगी और ऑटोमेटिकली तो लड़ाइयों के बारे में इनसे क्वेश्चन पुट हो सकता है जहां से भी मिलता है। ठीक है, तो अगर मैं सातवाहंस की बात करूं, मैं किसकी बात करूं, सातवाहंस जो थे, तो सातवाहन जो थे इन्हें आंध्रा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और इनकी, ठीक है, तो इनकी जो कैपिटल हुआ करती थी वो होती थी प्रशिष्टि स्थान। प्रशिष्ट स्थान ये बेसिकली महाराष्ट्र में है। प्रशिष्ट स्थान कहां पे आपका, महाराष्ट्र में है। प्रशिष्ट स्थान कहां पे, महाराष्ट्र में इनकी कैपिटल हुआ करती थी। लेकिन इनके लिए दो जगह इंपॉर्टेंट थी जहां पे ये इनका बेसिकली मिलता है, ये बुद्धिज्म से रिलेटेड थे, तो इनको ऑटोमेटिकली दो जगह एक इम्पैक्ट ज्यादा मिलता है सातवाहन का, एक अमरावती में, ठीक है, दूसरा नागार्जुन कोंडा में, नागा अर्जुन कोंडा। ठीक है, नागार्जुन कोंडा और अमरावती दो बुद्धिस्ट साइट्स मिली हैं जो सातवाहन के टाइम से हमें मिलती हैं। कौन कौन सी, एक अमरावती आपको पता होना चाहिए आंध्र प्रदेश में है, ये नागार्जुन कोंडा भी आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, तो इनके लिए फेमस स्थान थे वो यही थे सातवाहन के, अमरावती, जहां पे हमें क्या मिली है, बुद्धिस्ट के वो मिले हैं अविशेष, बुद्धिस्ट के लिए फेमस हुआ करते थे ये। ठीक है, बुद्धिस्ट के लिए क्या हुआ करते थे, फेमस हुआ करते थे। एक कहा जाता है अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट्स भी है, अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट्स। सातवाहन करने के बाद मैं इस स्कूलों के बारे में बात करूंगा, लेकिन अभी इतना याद रखना कि अमरावती स्कूल ऑफ जो आर्ट्स थे उसके ऊपर बात होती है। तो अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट की अगर मैं बात करूं, तो अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट जो था वो बुद्धिज्म आर्ट से रिलेटेड था, बौद्धों से रिलेटेड था। वो कहाँ पे मिलती, किससे रिलेटेड है, वो सातवाहन से रिलेटेड जो है इंपॉर्टेंट फैक्टर है उसके ऊपर। ठीक है, तो सातवाहन की मैं बात करूं तो सातवाहनों का जो सबसे फेमस राजा था, ठीक है, सबसे फेमस जो किंग था सातवाहनों का, जिसके बारे में पूछा जाता है, जिसका नाम है गौतमीपुत्र। ठीक है, जिसका नाम था गौतमीपुत्र सतकर्णी, गौतमीपुत्र सतकर्णी। ठीक है, गौतमीपुत्र सतकर्णी एक इंपॉर्टेंट मूवी है, मूवी बन चुकी है इसके ऊपर, तमिल के ऊपर, आंध्र की एक मूवी बन चुकी है इसके ऊपर। गौतमीपुत्र सतकर्णी ये उस टाइम का सबसे फेमस और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट किंग हुआ करता था सातवाहन का। इसने कहा जाता है कि इसने सभी को हराया, किसको, इंडो ग्रीक को भी हराया। ठीक है, इंडो ग्रीक
इंडो ग्रीक को भी हराया, उसके बाद इसने पार्थियन को भी हराया, और इसने, ठीक है, जो सबसे फेमस माना जाता है वो इसने किसको हराया, साकास को। इसने किसको हराया, साका को हराया। ठीक है, किसको हराया, चार थे, साका का जो फेमस राजा मैं बताऊंगा उस टाइम, रुद्रदमन, उसको हराया था, इसने डिफीट किया था। तो ये इसने जितने भी आपके फॉरेन इन्वेडर थे सभी को हराया। और इनके जो हमें अभिलेख कहाँ से पता लगता है, कहाँ से लिटरेचर का पता लगता है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, वो कहां से पता लगता है, वो दिन बाद उसका नाम था नासिक इंस्क्रिप्शन। नासिक इंस्क्रिप्शन, नासिक इंस्क्रिप्शन याद रखना। नासिक इंस्क्रिप्शन किससे रिलेटेड है, तो नासिक इंस्क्रिप्शन आपकी सातवाहन से रिलेटेड है। ये बेसिकली केव्स है, नासिक की केव भी कहा जाता है। ठीक है, तो नासिक इंस्क्रिप्शन जो केव्स के अंदर इंस्क्रिप्शन, रॉक केव्स है। ठीक है, कौन सी, ठीक है, इन्हें कौन सी केव्स हैं, रॉक इंस्क्रिप्शन है, नासिक इंस्क्रिप्शन हैं, ये रॉक इंस्क्रिप्शन हैं। वो किसके बारे में, सातवाहन के बारे में बताते हैं, जहां पे लिखा गया है कि उसने इन सभी को हराया था। उसने किसको हराया था, इन सभी को हराया था। इंडो ग्रीक को हराया था, पार्थियंस को हराया था, और साकाज को हराया था। कहां से मिलता है इसका, वो आपके नासिक इंस्क्रिप्शन से मिलता है हमें। ठीक है, तो इस नासिक इंस्क्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के लिए। नासिक इंस्क्रिप्शन, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कि नासिक इंस्क्रिप्शन किससे रिलेटेड है, वो सातवाहन से रिलेटेड है। बेसिकली गौतमी पुत्र सतकर्णी से रिलेटेड है। और ये गौतमी पुत्र सतकर्णी जो था, एक इंडो ग्रीक, इसने किसको हराया, इंडो ग्रीक को हराया, पार्थियन को हराया, और साकास को हराया था। ठीक है, तो इसके बारे में जो क्वेश्चन है वो यहाँ से पेपर के अंदर आता है। ठीक है, ये सारे का सारा। ठीक है, ठीक है, ये बाद में हार जाता है खारवेला से खेड़ी के उसके अंदर, तो उसके ऊपर कल बात करें। खारवेला के ऊपर जब बात करेंगे तो उसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन इसका याद रखना कि ये इसके बारे में जो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो पूछा जाता है। ठीक है, तो मैं बात कर रहा था किसकी, ये राजा जो थे इनके ऊपर। ठीक है, तो इसने किसको हराया, जो आपके नॉर्थ के फॉरेन इन्वेडर थे सभी को हराया, जिसकी वजह से ये ऊपर से क्वेश्चन था कि कौन सा राजा जिसको अपनी मदर के नाम से जाना जाता है, उसका नाम था गौतमी पुत्र सतकर्णी। ये इसलिए भी फेमस है क्योंकि अकेला राजा था अपनी इंडियन हिस्ट्री के अंदर जो मदर के नेम से, बाय नेम ऑफ हिज मदर, जो है वो क्या कहा जाता है, जाना जाता है इसको अपना सातवाहन के राजा का, जिसका नाम था गौतमी पुत्र सतकर्णी। ठीक है, तो गौतमी पुत्र सतकर्णी के बारे में यहाँ पे हमारे कौन से हो गए, 3 राजाओं के बारे में पता चले, जो बाद तक चलते हैं। बाद में फिर कौन कौन से, तुम्हारे नेटिव राजाओं के बारे में आपको मैंने बता दिया, नेटिव किंग के बारे में। ठीक है, लाइक शुंगा, उसके बाद आपका कणव, उसके बाद आपके सातवाहन। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोगों ने क्या कर दिया, बता दिया। उसके बाद जो तीसरे थे, दूसरी तरफ चलते हैं, फॉरेन उसके इन्वेडर्स के ऊपर बात करें। तो जब हम लोग फॉरेन इन्वेडर्स के ऊपर बात करते हैं या फॉरेन रूलर्स की बात करते हैं इंडिया के अंदर, फॉरेन रूलर की बात करूं, फॉरेन रूलर की बात करूं तो बेसिकली 4 रूलर थे मेन जिसके ऊपर बात होती है। वन इज द इंडो ग्रीक, ठीक है, सेकंड वन इज द, दूसरे जो आए थे वो साका, तीसरे जो आए थे वो पार्थियन, और लास्ट थे कुषाण। ठीक है, ठीक, और कहां पे ये रूल करते थे, ये सारे के सारे जो रूल कर रहे थे वो नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। कहां पे रूल कर रहे थे, नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर रूल कर रहे थे ये सारे के सारे राजा। नॉर्थ वेस्ट मतलब जम्मू कश्मीर, पंजाब, पाकिस्तान, अफगानिस्तान वाला एरिया, उसके बाद नीचे राजस्थान और गुजरात तक जो एरिया था वहां पे ये लोग क्या कर रहे थे, रूल कर रहे थे। ठीक है, ये सेंट्रल इंडिया तक आने की, नॉर्थ इंडिया के जो है दिल्ली मेरठ तक पहुंचे थे, उसके आगे ये लोग नहीं पहुंच पाए थे, उनको आगे आने नहीं दिया था, हरा दिया था बार बार। ठीक है, तो बेसिकली क्या था, ठीक है, ठीक है, तो ये थे आपके नॉर्थ वेस्ट पार्ट के ऊपर जो थे रूल कर रहे थे ये राजा फॉरेन। बेसिकली होता क्या था, अगर मैं आपको इंडिया की बात करूं
तो इंडिया जो है वो बेसिकली माउंटेन उससे शेल्टर से बड़ी पड़ी है। इंडिया की अगर मैं बात करूँ, अगर ये इंडिया है हमारा, तो ये बेसिकली क्या है, एक पहाड़ों से घिरी पड़ी है। यहाँ से एंटर करना मुश्किल था, तो यहाँ पासिस से एंटर करते थे। कहाँ से एंटर करते थे, इनको आने का एक ही तरीका होता था, पासिस। पासिस मतलब दर्रे, ठीक है। कहाँ से एंटर करते हैं, जितने भी आते थे वो कहाँ से एंटर करते थे, वो आपको पासिस से एंटर करते थे इंडिया में एंटर करने के लिए। तो यहीं से सारे के सारे एंटर हुए थे इंडिया के अंदर। और बाद में लोगों ने क्या कर लिया, बहुत बड़ा एक रूल स्टेब्लिश कर लिया, चाहे इंडो ग्रीक, यहाँ पे इंडो ग्रीक आ गए, यहाँ पे आपके साकाज थे, इसके पार्थियन जो थे वो पीछे से यहाँ तक पहुंचे थे, पाकिस्तान वाले एरिया तक। और उसके बाद जो कुषाण थे वो बेसिकली सेंट्रल एशिया से यहाँ से होते हुए यहाँ पहुंचे, जिन्होंने मेड तक रूल किया था पूरे का पूरा, ठीक है। तो बेसिकली क्या था कि पहाड़ियों से होते हुए एंटर करते थे, कहाँ पर, इंडिया के अंदर एंटर करते थे। तो इंडिया बेसिकली जो सबसे पहले इंडिया के अंदर एंटर किए थे, वो आपको पता ही है, जो इंडिया के अंदर जो पहले आने वाले थे वो थे आपके ग्रीक्स। सबसे पहले कौन आए थे, अगर आपको अशोक की हिस्ट्री, जिन्होंने अशोक वाला लेक्चर पढ़ा है, ठीक है, अशोक वाला जो लेक्चर पढ़ा है, अशोका वाला मतलब मोरियन वाला, बेसिकली अशोक मोरियन का जो लेक्चर पढ़ा था, उस टाइम मैंने बताया था कि जो ग्रीक किंग था सिकंदर, अलेक्जेंडर, वो इंडिया के अंदर आया था। और जब वो गया वापस, तो वो बेसिकली अपने सेनापति को क्या कर देता है, वहां पर छोड़ के चला जाता है, ठीक है। तो उनके साथ बाद में क्या होता है, अशोक उनको कवर कर लेता है, अशोक के अंदर काम करना शुरू कर देते हैं। लेकिन बाद में फिर क्या होता है, जब अशोक मौर्यन पीरियड खत्म हो जाता है, तो यहाँ पे दोबारा से क्या हो जाते हैं, राइज करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। जब वो राइज करना शुरू कर देते हैं, तो यहाँ का एक फेमस इंडो ग्रीक जो था, वो इंडो ग्रीक जो राज्य थी, इसकी स्थापना करता है दमटेरियस, ठीक है। दमटेरियस जो राजा था वो क्या करता है आपका इसको, ठीक है, ठीक है, इसकी स्टैब्लिश करता है दमटेरियस, किसकी, इंडो ग्रीक की, इंडो ग्रीक किंगडम की कौन करता है, दमटेरियस करता है। दमटेरियस मैंने बताया वो आपका शुंगा का समकालीन हुआ करता था, कंटेम्परेरी ऑफ किसका, कंटेम्परेरी ऑफ शुंगा। किसका कंटेम्परेरी हुआ करता था, वो शुंग का कंटेम्परेरी हुआ करता था। शुंग इसको कौन, पुष्यमित्र शुंग के द्वारा इसको हरा देता है डमटेरियस को, ठीक है। पुष्यमित्र शुंग किसको हरा देता है, इसको हरा देता है पुष्यमित्र शुंग, ठीक है। चलो लड़ाइयों की बात करें, इसके बाद हमें एक इंपॉर्टेंट चीज है कि इंडिया के अंदर जो गोल्ड कॉइन्स थे, गोल्ड कॉइन्स, ठीक है, जो गोल्ड कॉइन्स थे वो बेसिकली इन्हीं लोगों ने इशू किए थे। किसने किए थे, इंडो ग्रीक जाने जाते हैं गोल्ड कॉइन्स के लिए। इंडिया के अंदर इससे पहले जितना भी किया जाता वो सिल्वर कॉइन तक, मौर्य ने भी सिल्वर कॉइन इशू किए थे, जिन्हें पण कहा जाता था। लेकिन इकोनॉमी के लिए इन्होंने गोल्ड कॉइन इशू किए थे। सबसे पहले जो इंडिया के अंदर जो गोल्ड कॉइन इशू करने का जो काम किया था, वो किन लोगों ने किया था, वो किया था आपका डमटेरियस यानी इंडो ग्रीक ने। इंडो ग्रीक ने जो दूसरा इंपॉर्टेंट काम किया था वो था आपका पर्दे, जो आपके कर्टन्स होते थे, वो कर्टन को इंडिया के अंदर लेके आने का श्रेय भी किसका, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यवन प्रिया, यवन प्रिया किसने कहा जाता है, इंडो ग्रीक्स को कहा जाता है। यवन प्रिया किसे कहा जाता है, यवन प्रिया जो है वो इंडो ग्रीक्स को कहा जाता है। यवन का मतलब होता है स्पाइसेस, ठीक है। यवन का मतलब क्या होता है, स्पाइसेस, मसाले। तो ये बेसिकली ये यवन प्रिया का जो हमें मिलता है वो नासिक मैंने बताया, नासिक सातवाहन, ठीक है। सातवाहन के टाइम मैंने नासिक इंस्क्रिप्शंस की बात की, वहां पे इनका जो नाम है वो यवंस लिखा गया था। यवन कि किस किस को हराया उसने, यवनों को हराया, उसके बाद आपका साकाज को हराया था, और पार्थियन को हराया था किसने, सातवाहन ने, गौतमी पुत्र सतकर्णी ने। तो नासिक इंस्क्रिप्शन के ऊपर जब हमें यवन तो वो किसे कहा जाता था, वो कहा जाता था इंडो ग्रीक लोगों को। यवन किसे कहा जाता था, इंडो ग्रीक लोगों को, जो मतलब इन्हें स्पाइसेस, ये लोग मसालों को ज्यादा पसंद करते थे, इसलिए इन्हें यवन प्रिया भी कहा जाता था। यवन याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यवन प्रिया का मतलब होता है जो लोग स्पाइसेस जिनको ज्यादा पसंद होते हैं, स्पाइसेस से रिलेटेड जिसकी हम बात करते हैं, ठीक है। तो यवन प्रिया जो है वो स्पाइसेस से रिलेटेड है, ठीक है, ठीक है। और इंडो ग्रीक का जो सबसे फेमस राजा था, इंडो ग्रीक का जो सबसे फेमस राजा हुआ है, जिसके बारे में क्वेश्चन पुट होता है, जिसके जो थोड़ा सा है, इंडो ग्रीक, उसका नाम है मेनेंडर, मेनेंडर और मिलिंद, मेनेंडर और मिलिंद, इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेलेंडर क्या था, मलेंडर जो था या मिलिंद जो था, ठीक है, इसने बुद्धिस्ट को अपना लिया था।
ये बुद्धिस्ट बन गया था, और इसको जो बुद्धिस्ट बनाने का श्रेय जाता है वो जाता है नागसेन। ठीक है, किसको जाता है आपका? नागसेन को जाता है। ठीक है, नागसेन एक बुद्धिस्ट मोंक हुआ करता था जो इसको बुद्धिस्ट बनाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और ये दोनों की जो डायलॉग्स हैं, किसके, मेनेंदर और नागसेना के बीच में जो डायलॉग्स थे उसको एक बुक में कवर किया गया है, और उस बुक का नाम है मिलिंद पानु। मिलिंद पानु। ठीक है, नागसेना और इसके बीच में मेनेंदर के बीच में जो डायलॉग्स लिखे गए हैं, उस डायलॉग किस बुक के अंदर लिखा गया है, उस बुक का नाम है मिलिंद पानो। तो मिलिंद पानो जो बुक है वो इस बुक के अंदर इसको लिखा गया है, किसको, बुद्धिस्ट को, या इसके होने तो मेनेंदर। अब मेनेंदर मैंने बताया कंटेम्प्रेरी किसका था, शुंग का कंटेम्प्रेरी था। और जो शुंग का राजा था बसु, क्या कहना है उसका, बसुमित्रा शुंग, उसने इसको हराया भी था। बसुमित्रा शुंग ने किसको हराया था, इसको हराया था। शुंगा ने क्या किया था, इसको हराया था, किसको, मेनेंदर को। ठीक है, तो ये थे इंडो ग्रीक राजा, जिनके बारे में, जो इंडो ग्रीक के बारे में जो क्वेश्चन पुट होते हैं। ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं होती है, मेन कुछ क्वेश्चन रहते हैं जो पेपर के अंदर आते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं नेक्स्ट बात करूं, दैट इज साका। साका जो थे वो वेस्ट में रूल करते थे इंडिया के, कहाँ पे, बिल्कुल वेस्ट में रूल करते थे। ठीक है, बेसिकली राजस्थान जो गुजरात वाला एरिया था वहां पे ये, बलूचिस्तान पाकिस्तान वाला एरिया, वहां पे ये रूल कर रहे थे। ठीक है, तो जो आपके अपना कौन से थे आपके, साकाज थे। तो साकाज के बारे में जो कहा जाता है, ठीक है, तो साका जो थे, इनका जो फेमस राजा है, क्या रखना, साका का जो फेमस राजा था जिसका था रुद्रदमन। क्या नाम था, रुद्रदमन। रुद्रदमन, इस राजा को याद रखना क्योंकि ये वो राजा था जिसको हराया था। किसने हराया था, डिफीटेड बाय, रुद्रदमन डिफीटेड बाय सातवाहन किंग। सातवाहन किंग जिसका नाम था गौतमी पुत्र, किसका क्या नाम था, गौतमी पुत्रा सतकर्णी। ठीक है, सतकर्णी को, तो गौतमी पुत्र सतकर्णी ने हराया था, किसको, वो हराया था आपका रुद्रदमन को। ये भी हमें नासिक इंस्क्रिप्शंस के अंदर मिलता है, नासिक इंस्क्रिप्शन में पता लगता है किसने इसको हराया था, रुद्रदमन। तो साका ने किस, तो ये भी इसके बारे में, साका के बारे में याद रखना। ठीक है, ठीक है, तो किसके द्वारा किया गया था, साका का। साका जो थे वो आपका रुद्रदमन और डिफीटेड बाय गौतमी पुत्र सतकर्णी। उसके पार्थियन या इसके पहलवास भी कहा जाता है। दैट इज नॉट अ पल्लव, दैट इज पहलवास। इसे क्या कहा जाता है, पहलवास, PAHALAV, पहलवास कहा जाता है। पार्थियन को क्या कहा जाता है, पहलवास भी कहा जाता है। ठीक है, और इनका जो फेमस राजा था जिसका नाम था गोंडोफर्स। इनका जो फेमस राजा था उसका राजा का क्या, इन्होंने, वैसे इनकी जो लड़ाइयां हुई थी वो इंडो ग्रीक के साथ हुई थी। तो इंडो ग्रीक की लड़ाइयां होने के साथ साथ इनकी वहीं पे बैटल हुई थी। फॉरेन रूलर थे। इनका जो सबसे इंपॉर्टेंट जो रूल था इंडो ग्रीक के बाद, जिसके बारे में हमें याद रखना है, दैट इज कुशान। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कुशान। कुशान का जो सबसे फेमस राजा उसका नाम है कनिष्क। कनिष्क, ठीक है, कनिष्क के बारे में याद रखना बहुत जरूरी है। कनिष्क जो था वो राजा बहुत रखना जरूरी है। बेसिकली फर्स्ट एडी 78 एडी के करीब ये लोग रूल कर रहे थे इंडिया के अंदर। 78 एडी के अंदर रूल कर रहे थे। इसे सेकंड अशोका भी कहा जाता है। सेकंड अशोका भी कहा जाता है। किसको, कनिष्क को जो है वो सेकंड अशोका भी कहा जाता है। सेकंड अशोका इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था और उसके प्रचार प्रसार के लिए इसने बहुत सारा काम किया, बुद्धिज्म के ऊपर बहुत सारा काम किया। ठीक है, इसका अशोका के सेकंड अशोका भी कहा जाता है कनिष्क को, क्योंकि इसकी हमें एक हेडलेस स्टैच्यू मिला है। हेडलेस स्टैच्यू मिला है कहां पे, हेडलेस स्टैच्यू मिला है उसका अपना, कहां पे, मथुरा में।
कनिष्क कहाँ में हेडला स्टैच्यू, बहुत नंबर क्वेश्चन है। हेडला स्टैच्यू किसका मिला, कनिष्क कहाँ पे होगा, मथुरा में मिला। मतलब इट मीन्स के लोग कनिष्क का जो रूल था वो मथुरा तक फैला हुआ था। मतलब ये कहाँ रूल कर रहे थे, ये पाकिस्तान जहाँ पे इंडो ग्रीक कर रहे थे वहां पे पूरा पाकिस्तान, उसका नॉर्थ इंडिया अपना हिमाचल वाला एरिया, ऊपर अपना कश्मीर वाला एरिया, मेरठ तक फैले हुए थे नीचे सारे के सारे। तो मेरठ में इसकी हेडलेस वो मिली हुई है। इसके कार्यकाल में 4th बुद्धिस्ट काउंसिल हुई है, 4th बुद्धिस्ट काउंसिल। इसके कार्यकाल में 4th बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुई है, जो किसके कार्यकाल में हुई है, इसके कार्यकाल में हुई है, कनिष्क के कार्यकाल में 4th बुद्धिस्ट काउंसिल हुई है आपकी। ठीक है, वो मैंने बुद्धिस्ट काउंसिल कराई थी, उसमें देख लेना कहाँ कहाँ काउंसिल्स हुई हैं। उसको एक बार जो लोग नए जुड़े हैं वो देख सकते हैं एजिलाइट उन्ना के पेज के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर जाके। ठीक है, तो 4th बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी इसके कार्यकाल में। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट इसके कार्यकाल में कुछ लोग थे जिसको उसने पैट्रोनाइज किया हुआ था, कुछ फेमस पर्सनैलिटी थी जो इसके कार्यकाल के दौरान हुआ करती थी। ठीक है, फेमस पर्सनैलिटी जो इसके कार्यकाल में, जिसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, जो इसके कार्यकाल में थी, इसको पैट्रोनाइज किया हुआ था, मतलब इसके राज उसमें थे, राज्य के टाइम में कंटेम्प्रेरी हुआ करते थे इसके। सबसे पहले अश्व घोष, अश्वघोष। ठीक है, अश्वघोष पहला था। अश्वघोष मैंने आपको बुद्ध चरिता के अंदर बात की थी, बुद्धिस्ट के अंदर बात की थी अश्वघोष की। तो अश्वघोष वो राजा था, मतलब वो मोंक था जिसने बुक लिखी थी जिसका नाम था बुद्ध चरिता, मतलब बुद्ध की टेल थी जिसके ऊपर। सेकंड वन इज द नागार्जुन, नागार्जुन। ठीक है, नागार्जुन। ठीक है, तीसरा आपका जो तीसरा था दैट इज नोन एज द वासुमित्रा। वासुमित्रा ये बेसिकली 4th बुद्धिस्ट काउंसिल के हेड हुआ करते थे, वासुमित्रा। ठीक है, 4th वन इज द चरक। चरक याद रखना, चरक। चरक ने बुक लिखी है चरक संहिता। क्या बुक लिखी है, चरक संहिता। इसने एक बुक लिखी है, चरक ने एक बुक लिखी है जिसका नाम है चरक, ठीक है, संहिता। संहिता, चरक संहिता किसने लिखी है, चरक ने लिखी है बुक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको आपको याद रखना है। चरक संहिता किसने लिखी है, चरक ने बुक लिखी है। और लास्ट वन इज द सुश्रुत। ठीक है, जिसका नाम है सुश्रुत। सुश्रुत आपको पता होगा एशियन या वैदिक हमारा जो सर्जन हुआ करता था सुश्रुत चरक। ठीक है, तो वो किसके कार्यकाल में हुआ करते थे, कुषाण के कार्यकाल में हुआ करते थे या कनिष्क के कार्यकाल में हुआ करते थे। ठीक है, तो कनिष्क के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर कि उसने उसके जो राज्य थे उसके को विद्वान लोग कौन थे। ठीक है, हिंदी में बात करूं, कोई विद्वान लोग के नाम आपको अश्वघोष, नागार्जुन, उसके बाद वासुमित्रा, चरक और सुश्रुत, जिनके बारे में क्वेश्चन पुट होता है पेपर के अंदर। ठीक है, एक बार देखना है इन्होंने कौन कौन सी बुक लिखी है, क्या क्या इनकी रचनाएं। ठीक है, कनिष्क के ऊपर थोड़ा सा और आगे बढ़े। ठीक है, कनिष्क के ऊपर अगर मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ूं तो कनिष्क ने एक इरा का स्टैब्लिश किया था जिसको आज हम हिंदू कैलेंडर के रूप में जानते हैं, जिसका नाम था साका इरा। साका इरा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 78 एडी के ऊपर, 78 एडी में शुरू हुआ था साका इरा। किसने शुरू किया था, राजा कनिष्क ने शुरू किया था। कुषाण का जो राजा था राजा कनिष्क, उसने शुरू किया था साका इरा। ठीक है, साका इरा भी आपको कभी कैलेंडर देखना, कैलेंडर के ऊपर लिखा होता है साका इरा। ठीक है, विक्रम संवत भी लिखा होता है। डिफरेंट इराज है आपके, 4 डिफरेंट इराज है आपके, है ना। साका है आपका, गुप्ता इरा है आपका, उसका वर्धन इरा है। ठीक है, तो बेसिकली 4 इराओं में डिवाइड किया गया आपके। तो इसमें साका इरा याद रखना। साका इरा किसने शुरू किया था, 78 एडी में कनिष्क ने किया था। ठीक है, जो हिंदू कैलेंडर की बात करते हैं, जो कैलेंडर जो था उसकी स्टैब्लिश की थी वो किसने किया था, 78 एडी के हिसाब से चलता है हमारा। ठीक है, तो उस हिसाब से हमारा जो है इस्टेब्लिशमेंट हुई थी इसकी साका इरा की। और कनिष्क की टाइम बात करूं, क्योंकि बुद्धिस्ट को मानना शुरू किया था इसके टाइम में 8, ठीक है, 8 जो स्कूल थे, 8 स्कूल उनकी डेवलपमेंट होना शुरू हुई थी। किसकी डेवलपमेंट हुई थी, 8 स्कूल, मतलब जो शिल्पकार के जो स्कूल हुआ करते उनकी डेवलपमेंट होना शुरू हुई थी इनके कार्यकाल के अंदर। ठीक है, कनिष्क के कार्यकाल के अंदर। तो मैं बात करूं स्कूल ऑफ आर्ट्स की, मैं अगर बात करूं स्कूल ऑफ आर्ट्स, ठीक है, स्कूल ऑफ
आर्ट्स। ठीक है, स्कूल ऑफ आर्ट्स की बात करूं तो 3 फेमस स्कूल ऑफ आर्ट थे। वन इज द गंधार, सेकंड वन इज द मथुरा और थर्ड वन इज द अमरावती। ठीक है, थर्ड वन इज द अमरावती। देयर इज अ 3 स्कूल ऑफ आर्ट, वन इज द गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट, सेकंड वन इज द मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, थर्ड वन इज द अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट। ठीक है, तो ये 3 स्कूल ऑफ आर्ट थे, जिसमें से ये दोनों जो स्कूल ऑफ आर्ट थे दैट इज स्टार्टेड बाय कनिष्क। ठीक है, किसके द्वारा शुरू किए गए थे? गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट और मथुरा स्कूल ऑफ जो आर्ट थे ये किसके द्वारा शुरू किए जाते हैं? वो किए गए थे कनिष्क के द्वारा। जो अमरावती था ये दैट इज पेट्रोनाइज हुआ था सातवाहन। ठीक है, जो अमरावती था वो कार्य किसके कार्यकाल में स्टैब्लिश हुआ, डेवलप हुआ? वो आपके सातवाहन के कार्यकाल में। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली आपके जो 3 स्कूल थे, वन इज द गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट, सेकंड वन इज द मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट एंड थर्ड वन इज द अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट। तो अमरावती जो सातवाहन ने, बाकी दोनों किसने किया था? इन्होंने किया था। ठीक है, ये बेसिकली यहाँ पे अभी क्योंकि सारे के सारे जो आर्ट थे वो बुद्धिस्ट से रिलेटेड थे, बुद्धिस्ट की मूर्तियां वगैरह का जो होता था वो काम होता था यहाँ पे। ठीक है, तो जो बुद्धिस्ट की मूर्तियों का काम होता था बेसिकली यहाँ पे मूर्तियां बनती थी। इनका काम क्या था? ये आपके ग्रे, गंधार से याद रखना, ग्रे मार्बल कहाँ किससे बनते? गंधार बनता था ग्रे मार्बल से बनती थी मूर्तियां। मथुरा मार्बल रेड से बनती थी, रेड मार्बल से, और जो अमरावती थी ये व्हाइट मार्बल से, व्हाइट मार्बल से बनाई जाती थी आपकी ये वाली। ठीक है, गंधार ग्रे, मथुरा रेड और अमरावती व्हाइट। ठीक है, ये जो मथुरा और अमरावती थे प्योर इंडियंस थी। ठीक है, वो प्योर इंडियंस बेस्ड थी, लेकिन जो गंधार आर्ट थी ये इंडो ग्रीक बेस्ड है, इंडो ग्रीक बेस्ड। ठीक है, तो बेसिकली जो स्कूल ऑफ आर्ट था हमारा वो ये थे। ठीक है, तो आपका इंडो ग्रीक था। जो इंडो ग्रीक कौन सा था? गंधार वाला बेस्ड इंडो ग्रीक के ऊपर, आर्ट्स के ऊपर, जिसमें आपने देखना है कि पूरे का पूरा बुद्धिस्ट को कवर किया जाता है, पूरे का पूरा कपड़ा सा पहनाया जाता है ग्रे कलर के अंदर। जो दूसरे वाले हैं उसमें कपड़ा नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको बनाया गया अमरावती के ऊपर। तो ये आपकी ये 3 स्कूल ऑफ आर्ट्स थे जो उस टाइम फ्लोरिश हुए थे कनिष्क के टाइम में, सातवाहन के टाइम में। वो कौन से थे आपके? गंधारा आर्ट, मथुरा आर्ट एंड अमरावती आर्ट, और तीनों में से ये डिफरेंस रहता है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे 2 रूलर्स बेसिकली, वन इज द नेटिव रूलर एंड द सेकंड वन इज द फॉरेन रूलर, वो कंप्लीट होते हैं। ठीक है, इसके बाद जो हमारा सेकंड पार्ट रहेगा, ठीक है, ये आप लोगों के बाद नोट डाउन कर लो कि स्कूल ऑफ आर्ट कितने थे? 3 थे आपके, गंधार, मथुरा, अमरावती। ये दोनों कनिष्क के टाइम में थे, और ये सातवाहन जो फ्लरिश किया था ये ग्रे मार्बल से बनते हैं, ये रेड मार्बल से, व्हाइट मार्बल से, और जो इसमें जो था वो इंडो ग्रीक आर्ट सामने ज्यादा आती है, कला आती है, बाकी दोनों इंडियंस थे। ठीक है, अब सभी से इंपॉर्टेंट जो 2 रहे हैं, अब लास्ट में जो हमारा कल का जो टाइप रहेगा उसके अंदर हमारा क्या रहेगा? तमिल लिटरेचर या संगम एज की बात करेंगे हम लोग। तमिल लिटरेचर या संगम एज की बात करेंगे। ठीक है, तमिल लिटरेचर और संगम एज के अंदर हमारे 3 मेन राजशाही हैं, वन इज द चोला, चेरा एंड पांड्यास, और उसके अंदर उनकी कैपिटल्स की ऊपर बात होती है, वो क्या क्या करते थे, और जो 3 समिट्स हुई हैं उनके बारे में बात होती है। ठीक है, उसके बाद संगम एज के ऊपर बारे में वंश रह गया, जैसे खेदी है, शेदी वंश, वो खारवेला का वंश था जिसे कलिंग भी कहा जाता है, उसके बारे में वंश था। तो वहां से रिलेटेड जो है वो कल हम डिस्कस करेंगे। अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं, आपको पुराने लेक्चर्स देखने हैं, तो आप लोग एजीलाइट उन्ना की साइट पे जा सकते हैं, एजीलाइट उन्ना के यूट्यूब चैनल पे जा सकते हैं, हमारी फेसबुक आईडी है जो उन्ना पे जा सकते हैं, वहाँ हमारे प्रीवियस लेक्चर हैं, अभी से पहले जितने भी लेक्चर आप वहाँ पे देख सकते हो समझने के लिए। क्योंकि आप ऑन द स्पॉट अगर प्रेजेंट आज का लेक्चर देख रहे होंगे तो शायद आपको समझ नहीं आया होगा कि हो क्या रहा है। ठीक है, तो ऐसे वो लोग जो पुराने लेक्चर देखना चाहते हैं वो वहाँ पे देख सकते हैं, सारे के लेक्चर डाल दिए हम लोगों ने। बाकी कोई क्वेरी होगी तो आप हमें मैसेज कर दीजिए, तो वहाँ से हम लोग इसको कवर अप कर लेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ आज का जो लेक्चर है खत्म होता है। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच। बाकी अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो अभी हम उसको ऑनलाइन ले रहे हैं, तो वहीं से आप लोग मेरे को बता देना, हम वहीं से उसको कवर अप कर लेंगे। ठीक क्लास, थैंक यू सो मच।